नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियोस में हमने मोनोक्रोम के थ्रू नेचर स्टडी के बेसिक फंडामेंटल्स को समझा और साथ साथ में वाटर कलर की कंसिस्टेंसी पे भी काम किया। तो अब जब ये बेसिक फाउंडेशन सेट हो चुका है तो हमारा नेक्स्ट नेचुरल स्टेप क्या होता है? कलर्स की दुनिया। लेकिन हम यहाँ भी कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। एकदम से मल्टी कलर में जंप करना बहुत ज़्यादा आकर्षक होता है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग पेंटिंग होती है वो सिंपल से ही शुरू होती है। तो इसलिए हम यहाँ पर 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 कलर्स में काम करेंगे, ताकि कलर हार्मनी, कंट्रोल और कॉन्फिडेंस धीरे-धीरे डेवलप हो। तो आइए बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं इस नए फेज़ को, कलर्स के साथ लेकिन क्लैरिटी के साथ। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे सामने एक लैंडस्केप है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे पत्थर हैं और में जो लाइट एंड शैडो का जो प्ले है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो फोकस लेने वाला यहाँ पर पार्ट है वो हमें दिखाई दे रहा है, ये पेड़, क्योंकि ये पेड़ बाकी पूरे हिस्से से काफ़ी ज़्यादा अलग है। तो इसलिए ये हमारे ऐसे पॉइंट में हम रखेंगे जहाँ पर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आए, है ना। यानी कि हमारे जो 4 इंटरेस्टिंग पॉइंट्स होते हैं उन्हीं 4 पॉइंट्स में से एक पॉइंट पे रखूँगा, है ना। तो इसी हिसाब से अब मैं इसे अपनी शीट पे कंपोज कर रहा हूँ। सो कॉम्पोजिशन तो मैंने पहले ही सोच रखा है, बट इसको हम एक बार ड्रॉ करके देख लेते हैं कि ये हमारी शीट में कैसे लगेगा, है ना। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बताया था उसी के जैसा प्रोपोर्शन लेके एक छोटा सा थंबनेल बनाना है हमें, है ना। तो ओवरऑल पहले शेप समझना पड़ेगा। ये कुछ इस तरीके का है पत्थर, और फिर ये इधर से ऊपर की तरफ चला गया है, ठीक है। और ये कुछ इधर से ऐसा गया है, और यहाँ पर हमारा क्या है वो प्लांट आ रहा है ना। और ये बाकी सब चीज़ें हैं, बट ये मुझे भी लग रहा है थोड़ा सा, मैं इधर वाले पत्थर भी कुछ चाहता हूँ कि मेरे कॉम्पोजिशन में हो, बट ये इसमें नहीं आ पाया, इसलिए अब हम दूसरी ड्राइंग करेंगे। इसमें मैं चाह रहा हूँ कि इधर के कुछ पत्थर भी आ जाएं, खासकर इस एरिया में जो एक गड्ढा सा दिख रहा है मुझे, वो मैं चाहता हूँ अपने कॉम्पोजिशन में। तो उस हिसाब से अब मैं इसे कंपोज करूँगा। ये हो गया। ये शायद मेरे को पेड़ को हल्का सा शिफ्ट करना पड़ेगा, बहुत ही माइनर सा, उसके बाद ही ये हमारी कॉम्पोजिशन में आ पाएगा। ये हो गया। थोड़ा सा नीचे जाएगा। तो मैं जब भी कंपोज करने की कोशिश कर रहा होता हूँ तो मैं जो मेरा सब्जेक्ट है उसको रखता हूँ और थोड़ा सा आसपास की चीज़ें रखता हूँ। मैं हर एक चीज़ ड्रॉ करते नहीं बैठता, कि टाइम भी कम होता है, लाइट क्या है बदल जाती है ज़्यादा देर तक अगर आप एक ही कंपोजिशन में लगे रहो तो आपने को टाइम भी मैनेज करके चलना होता है। जब भी हम लाइव करेंगे तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि टाइम बहुत ही लिमिटेड होता है। सो ये लगभग कर दिया मैंने। और हाँ, इस कॉम्पोजिशन में मैं ये पत्थर भी अपने कॉम्पोजिशन में रख पा रहा हूँ, और साथ में ये अपना पेड़ भी आ जा रहा है। तो मैं इस तरीके से अब चाह रहा हूँ कि मैं ऐसे इसको पेंट करूँ, है ना। तो अब चलिए फाइनल शीट में हम इसे ड्रॉ करते हैं। सो ये आ रहा था कुछ इधर लेना है ना। मैंने ये बड़ी शीट ली है, आप चाहें तो छोटी शीट में भी स्टार्ट कर सकते हैं पहले, क्योंकि छोटी शीट में कलर्स वगैरह मैनेज करना थोड़ा आसान होता है। और जैसे जैसे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता जाए आप बड़ी शीट में काम कर सकते हैं। ये बेसिक शेप्स बस मैं उसके कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं क्या ध्यान देता हूँ जब भी ड्रॉ करता हूँ तो मैं पहले एंगल्स पे ध्यान देता हूँ। जैसे ये एंगल कैसा है, ये एंगल कैसा है, मैं सामने से उसको आसानी से अपने पेंसिल की मदद से एंगल्स देख सकता हूँ और डायरेक्टली इसमें उतार सकता हूँ, है ना। तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया होता है अपने कॉम्पोजिशन को अच्छे से सेट करने का और प्रिसाइज ड्राइंग करने का। तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको
ड्राइंग के भी कुछ फंडामेंटल्स बताऊं कि ड्राइंग किस तरीके से कर सकते हैं आप, लाइव से प्रोपोर्शंस कैसे अपनी शीट में ला सकते हैं, अपने ऑब्जेक्ट्स में प्रोपोर्शंस कैसे ला सकते हैं। तो अभी हमको कलर्स में फोकस करना है, पहले ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। सो ये हो गया, और हमारा जो ये गड्ढा था जो मैं अपनी कंपोजिशन में रखना चाहता था वो ये यहाँ पर रहेगा। ये कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर भी कुछ झाड़ियाँ वगैरह हैं हल्की फुल्की, ज़रूरी नहीं है मैं कि उनको पेंट करूँ ही, मैंने बस हल्का सा उसको शेप दे दिया है कि वहाँ पर है वो। ये हो गया। और अब ये देखिए मैंने पेंसिल होल्ड ऐसे क्यों रखा है, क्योंकि ऐसे करने पे प्रेशर ज़्यादा नहीं लगता, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगेगा तो लाइंस हल्की चलेंगी। देखिए जैसे जैसे डिटेल्स आती जा रही हैं जो हमारा एक्चुअल शेप है वो दिखाई दे रहा है, और सामने की चीज़ें इसमें उभर के आने लग गई हैं। इसलिए कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि डायरेक्ट हम लाइंस डाल दें फाइनल वाली, धीरे धीरे करोगे आप तो जो आप ड्रॉ करना चाह रहे हो वो आसानी से आपको दिखने लग जाएगा। शेडो शेप्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है इनको ड्रॉ करने में भी, तो पता नहीं पेंट करने में कितना मज़ा आएगा। एक्चुअली मैंने ये जगह पे पहले भी पेंटिंग करी है, बट उस बार मैंने केवल एक ही कलर से करा था, यानी ब्लैक से। यहाँ से एक बहुत बड़ा सा पत्थर आ रहा है सामने में, ये हो गया। अब बचा हमारा वो प्लांट जो कि इस जगह पे आएगा।
थोड़ा सा मैं नीचे तक शिफ्ट कर रहा हूँ, ये हो गया। सो ये इसका यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो हाईलाइटेड पार्ट है वो हमारे इस पॉइंट पे आएगा, है ना। ये 4 पॉइंट्स जो इंटरेस्टिंग वाले होते हैं यहाँ पर हम उसको रखेंगे। तो चलिए अब पेंट करना शुरू करते हैं। सो कलर आपको बताना था, तो कलर मैं यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पर येलो होगा, ब्राउन होगा, है ना। ये बर्न्ट सियाना है, ये गैम्बोज येलो है, और इन्हीं दोनों से क्या करने वाला हूँ मैं, लाइट एंड शेड। और बहुत ज़्यादा डार्क जहाँ पर करना है वहाँ पर मैं थोड़ा सा ब्लू इसमें टच कर लूँगा, तो जिससे मुझे और ज़्यादा डार्क कलर मिल जाएगा। तो बस ये 3 कलर्स होने वाले हैं, ये बहुत कम रहेगा, ये दोनों हमारे मेजर कलर्स रहेंगे। तो इन्हीं 3 कलर से हम ये पेंटिंग कंप्लीट करेंगे। तो इस बार हम स्काई भी पेंट करने वाले हैं। तो स्काई को क्या करूँगा मैं, अपना जो येलो है उसी का एकदम लाइट वॉश दूंगा, है ना। तो पहला वॉश पूरे में रहेगा, पहले वॉश में हमें कोई भी स्पेस नहीं छोड़नी है। तो ये बड़े ब्रश से मैं ले रहा हूँ ताकि कलर ज़्यादा से ज़्यादा बना सकूँ। हम चाहें तो बड़ा एरिया ले सकते हैं। तो ये फर्स्ट वॉश के लिए कलर रेडी हो चुका है। तो ये है हमारा बड़ा वाला ब्रश, इसी से मैं इसको पूरी तरीके से फिल कर दूंगा। कोशिश करें जिस तरीके से मैं ऊपर से नीचे कर रहा हूँ उसी तरीके से आप भी पेंट करें, क्योंकि ऊपर का पार्ट अगर सूख भी जाएगा ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी ऐसे में। इसी तरीके से धीरे धीरे हमें नीचे तक जाना है। आप चाहे तो और बड़ा वॉश ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। सो ये फर्स्ट लेयर हमारा कंप्लीट हो गया है। कोशिश करिएगा कहीं पर भी कि इस तरीके से कलर बचे ना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो कलर बाद में हमारी शीट में लगता है और कुछ अलग ही इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं उससे। तो बस अब हम इसे थोड़ी देर सूखने के लिए रख देंगे। सो अब फर्स्ट लेयर तो सूख चुका है, अब हम सेकेंड लेयर के लिए कलर बनाएंगे। तो इसमें मैं हल्का सा ब्राउन भी टच करूँगा, और थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि इन्हीं कलर्स को मिला के मैं पत्थरों का वो थोड़ा सा कलर वाला फील ला पाऊँ। तो उसी टाइप से मैं कलर इसमें मिक्स करूँगा। तो हल्का सा ये ब्राउनिश हो गया। अब थोड़ा सा इसी में मैं क्या करूँगा, ये ब्लू मिक्स करूँगा। बहुत ही हल्का सा फील चाहिए, मैं जानता हूँ मैं एग्जैक्टली वैसा कलर नहीं बना पाऊँगा इन कलर से। सो ये हल्का फुल्का मिलता हुआ कलर मिल गया ना। तो इसी कलर को मैं अब पत्थरों वाले पूरे सेक्शन में पेंट करने वाला हूँ। थोड़ा और कलर बना लेता हूँ ताकि बीच में ख़त्म नहीं हो जाए ये। सो अब ये तैयार हो गया है, थोड़ा और पानी मिक्स कर लेता हूँ। अब ये काफ़ी सारा हो गया है। अब इसको क्या करना है, मुझे पूरे पत्थर वाले पूरे पार्ट में पेंट कर देना है।
इतना ज़्यादा कुछ सोचने जैसा है नहीं, इतना ध्यान में रखना है कि स्काई वाले पार्ट को अपने को छोड़ते चलना है। और जितना ज़्यादा हो सके स्पीड में काम करिए इस पार्ट में। ये किस तरीके से है, तो ये हो गया मेरा सेकंड लेयर भी कंप्लीट। इससे भी मुझे उसी तरीके से सूखने देना है। मुझे लग रहा है अपना जो पेड़ है, शायद मुझे उसे पौधा कहना चाहिए, तो उसमें भी मैं चाह रहा हूँ कि यही कलर लगा दूँ, है ना। बस इसमें तो इतना ही काम करना है। थोड़ा बहुत यहाँ पर भी है। अब जब ये अभी ये वाला एरिया थोड़ा सा गीला है तो इसको हम सूखने देते हैं अभी थोड़ी देर। जब तक मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट लेयर अपनी बना ले रहा हूँ कलर की, है ना। तो ये वाला पार्ट क्या है, शेडो वाला पार्ट है इसके बाद का। तो शेडो वाला पार्ट क्या है, बहुत ज़्यादा डार्क है। हाँ, तो डार्क कलर बनाने के लिए मुझे बर्न्ट सियाना लेना है और ढेर सारा ब्लू। आप कोबाल्ट ब्लू भी ले सकते हैं और प्रूशियन ब्लू भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा है। यहाँ पे आप यूज़ करके देखिए दोनों कलर्स को, कैसा आपको इफेक्ट मिलता है, उस हिसाब से आप आगे उसका यूज़ करते रहिएगा। थोड़ा सा येलो भी ले रहा हूँ। जब भी कलर मिक्स करें तो कोशिश करें कि कोई हार्ड ब्रश ले लें। अपने सॉफ्ट ब्रशेज़ अगर आप उसमें यूज़ करेंगे कलर्स निकालने में, तो धीरे धीरे क्या है, आपका ब्रश ख़राब होता जाएगा। तो अपने को कोशिश यही करनी है कि हमारा ब्रश ख़राब ना हो, ज़्यादा लंबी लाइफ हो उसकी। सो अब ये डार्क कलर हमको मिल चुका है, ये देख सकते हैं कितना बढ़िया है ये। और हमारी पेंटिंग भी क्या है, सूख चुकी है और नेक्स्ट लेयर के लिए रेडी है। तो अब मैं छोटा ब्रश यूज़ करूँगा, अपना ये वाला। तो ये मैंने कलर उठाया
और अब केवल उन एरियाज़ में लगाना है जहाँ पर मुझे शेडोज़ दिखाई दे रही हैं, है ना। तो इधर से चालू करता हूँ मैं। ब्रश में थोड़ा ज़्यादा कलर ले लिया मैंने। मुझे लग रहा है थोड़ा और डार्क करना चाहिए इस कलर को, कि अभी बहुत लाइट लग रहा है। तो करना क्या है, थोड़ा और इसमें मैं वही कलर्स ऐड करूँगा। कई बार ऐसा होता है, हमको अपने पैलेट में लगता है कि कलर डार्क हो गया है, और जब हम अपने पेपर पे लगाते हैं तो वो लाइट लगने लगता है। तो ये चीज़ आप टेस्ट कर सकते हैं किसी अलग दूसरी शीट में भी, अगर आपको शुरुआत में बहुत दिक्कत आ रही है इस चीज़ को लेके तो। सो अब आई थिंक ये काफ़ी डार्क हो गया है और काफ़ी गाढ़ा फील भी हो रहा है मुझे। इसमें क्या है, अपने जो लीव्स हैं उस पौधे की, उनको प्रिजर्व करते हुए अपने को चलना है। कलर बहुत ही जल्दी सूख रहा है। जब भी आप पेंटिंग कर रहे हो तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिए, क्योंकि हमको सेम नहीं बनाना है ना। सेम बनाने की कोशिश करेंगे तो आप कई बार नाखुश हो जाएंगे अपने काम से, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भी आएगा, क्योंकि इतने बड़े लैंडस्केप को एग्जैक्टली बना पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि कुछ भी करो आप, इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप एक एक डिटेल उसकी पेंट करो, और जब तक एक एक डिटेल पेंट नहीं होगी वो एग्जैक्टली वैसा तो नहीं बन सकता, है ना। तो ये बात पहले दिमाग से निकाल दो कि आपको एग्जैक्टली वैसा बनाना है जैसा सामने है। बहुत सारी चीज़ें अपने आप चेंज हो जाएंगी और वो अच्छा है ना। पेंटिंग का मतलब तो यही है कि आप अपने हिसाब से उसको एक्सप्रेस कर सकते हो। बस क्या कर रहा हूँ मैं, शेडो शेप्स धीरे धीरे
डालते जा रहा हूँ। और एक और बात, शुरुआत में जब हम पेंटिंग शुरू करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी पेंटिंग अच्छी नहीं लगती शुरुआत में। कई बार वैल्यूज़ उतनी नहीं लगी रहती हैं तो थोड़ा सा गड़बड़ गड़बड़ सा लगता है। तो उस चीज़ से घबराना बंद करना है आपको, है ना। पेंटिंग कंप्लीट करो, कंप्लीट होने के बाद अगर ख़राब लग रही है तो वो बात अलग है, समझ सकते हैं कि अभी शुरुआत है, चीज़ें बिगड़ जाती हैं। लेकिन बिना कंप्लीट करे ही आपने सोच लिया कि ये पेंटिंग अच्छी बन नहीं रही है, तो ये फिर गलती होगी आपकी। अब मैं देख रहा हूँ कि ये जो पानी वाला हिस्सा है वो डार्क ही है पूरा, है ना। तो क्या करूँगा, मैं इसको अभी एक वैल्यू में डाल दे रहा हूँ पूरे में, शैडो और पानी वाला एरिया दोनों लेके। उसके बाद क्या करूँगा, मैं नेक्स्ट वैल्यू ऐसी बनाऊँगा जो पानी के डार्क वाले पोर्शन, यानी जहाँ पानी में शैडो बन रहा है वो वाला एरिया पेंट कर पाऊँ। इसके बाद ये यहाँ तक है शैडो।
ये हो गया एक तरफ की शेडोज़ कंप्लीट। अब हम इस तरफ की शेडोज़ में आएंगे। अब देखिए पहले मैंने ये वाला पत्थर ऊपर बना दिया था, फिर मुझे समझ में आया कि नहीं ये तो नीचे है, फिर मैंने वहाँ से उसको शिफ्ट कर दिया। अब देखिए अगर हमने कलर बनाया होता अभी कम, तो अभी मुझे वापस से बनाना पड़ जाता। इसलिए मैं क्या करता हूँ, शुरुआत में ही काफ़ी सारा कलर बना लेता हूँ, बार बार बीच बीच में कलर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी अगर कलर बनाना पड़ जाता बीच में, तो हमारा बहुत सारा कलर क्या है पहले ही सूख जाता। और धूप में जब काम कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि अपन स्पीड में काम करते रहें कंटिन्यूअसली, नहीं तो कलर सूखना काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। और एक और चीज़ आपको ध्यान देना चाहिए इस चीज़ में, कि जब हम धूप में काम कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम मर्जिंग कर पाएँ। मर्जिंग वाली जैसे टेक्निक होती है ना, तो मर्जिंग यहाँ पर अभी सिंपल नहीं होगा, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। इसलिए कोशिश करें कि पैच वर्क में ही काम करें ऐसे एरियाज़ में। अब मैं तो अभी पैच वर्क ही आपको बता रहा हूँ, आगे चल के मर्जिंग के भी बारे में बताऊँगा कि कैसे करते हैं। बट पहले अगर पैच वर्क सीख लेता है इंसान, तो कॉन्फिडेंस पहले ही बिल्ड हो चुका होता है, तो वो फिर कलर लगाने से डरता नहीं है।
देखिए जैसे जैसे पेंटिंग कंप्लीट होते जा रही है, मतलब वैल्यूज़ लगती जा रही हैं, पेंटिंग ऐसा लग रहा है जैसे कंप्लीट हो रही हो, और एक बहुत ही अच्छा सा फील आ रहा है उसमें। ये वाला पत्थर काफ़ी ज़्यादा टेक्सचरस है, बाकी सारे पत्थरों से अलग है। शेडोज़ भी कुछ अलग ही तरीके से पड़ रही हैं इसमें। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि उसका फ़ील कैप्चर कर पाएँ। हल्का-फुल्का टेक्सचर भी है यहाँ आस-पास। तो वो मैंने डाल दिया, और ये सबसे पास वाला पत्थर है, उसकी कुछ शैडोज़ दिखाई दे रही हैं मुझे एकदम पास में। तो ये भी मैंने यहाँ पर डाल दिया। जैसा कि मैंने बताया था, पास की चीज़ों में और सबसे ज़्यादा दूर की चीज़ों में हमको कम से कम वैल्यूज़ डालनी है, ताकि क्या हो, हमारा फोकस जो रहे हमारा मेन ऑब्जेक्ट की तरफ ही रहे ना। तो ये सेकंड वैल्यू भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इससे और ज़्यादा डार्क वैल्यू हम बनाएंगे और वो लगाएंगे। पहले मैं कुछ जगहों पे टेक्सचर्स वगैरह का जो काम बचा हुआ है वो कर देता हूँ, जो इतने ही वैल्यूज़ में है। जैसे इसमें है काफ़ी ज़्यादा टेक्सचर वगैरह दिख रहा है पास में होने की वजह से। हम्म, थोड़ा सा इसको और लाइट कर रहा हूँ मैं इसी वैल्यू को, और पीछे का मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा डाल ही देता हूँ लैंडस्केप वाला पार्ट एकदम लाइट वैल्यू में। सो बैकग्राउंड भी हमारा हो गया। अब हम डार्केस्ट वैल्यू में चलते हैं, है ना। ये एक मिनट, ये भी हमारा बच गया है, इसमें भी हमको काम करना है अपने पौधे में। ये देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर है उस तरह की वैल्यू। कुछ पार्ट्स होंगे इसके जो बहुत ज़्यादा डार्क में होंगे, और कुछ होंगे जो इसी वैल्यू में ख़त्म हो रहे हैं।
ठीक है, अब नेक्स्ट वैल्यू में चलते हैं। यही जो वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी था, इसी में मैं क्या करूँगा, और ज़्यादा बाउंसियाना और बहुत ज़्यादा अपना ब्लू ऐड करूँगा, और लास्ट वैल्यू में मैं ब्लैक लगाऊँगा। ब्लैक क्या है, आप शुरू में अगर यूज़ करोगे तो क्या है, आपके कलर्स जो हैं, जो भी कलर यूज़ करने वाले हो, वो थोड़े से मटमैले हो जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करिए जब भी ब्लैक का यूज़ कर रहे हो तो उसको लास्ट में ही यूज़ करें, है ना। बीच में किसी कलर में ब्लैक यूज़ करोगे आप तो वो कलर फिर काफ़ी ज़्यादा डल हो जाता है। ये मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है। मैंने शुरुआत में थोड़ी बहुत करी है यूज़, बट उससे मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला। आप चाहो तो एकदम लास्ट में, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डार्क है, जो कलर और दूसरे से बन नहीं पा रहा है, वहाँ पर आप ब्लैक यूज़ कर लो। बहुत सारे आर्टिस्ट तो होते हैं जो बोलते हैं कि ब्लैक कलर यूज़ ही मत करो। आप इन्हीं में से ये जो मैं अभी बना रहा हूँ जो कलर, उसी से आप अपना डार्केस्ट वैल्यू बनाओ। बट मैं ये आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, बट लास्ट में। और मोनोक्रोम ही कर रहे हो पूरा ब्लैक में ही, तो वो बात अलग है ना। तो अब ये डार्केस्ट वैल्यू बन गई है जो इससे बन सकती थी, है ना। तो अब सबसे डार्क जो पार्ट्स होंगे वहाँ वहाँ मैं इसको लगा दूँगा। ये कुछ, अरे ये कहाँ से लग गया, चलो चलेगा, वो पार्ट वैसे भी डार्क है। तो ये इन जगहों पे थोड़ी एक्स्ट्रा डार्क मुझे दिख रहा है। जो पानी वाला पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क है यहाँ पे, और ये वाला हो गया।
जब सेकंड वैल्यू लग जाती है और हम थर्ड वैल्यू में आते हैं, तो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे वही लगता है कि थर्ड वैल्यू में पेंटिंग एकदम अपने असली रूप में आने लगती है। और सेकंड वैल्यू तक ही हमेशा हमें लगता है कि शायद हमारी पेंटिंग अच्छी नहीं लग रही है। सेकंड वैल्यू तक पेंटिंग अच्छी नहीं लग पाती है, और जैसे ही थर्ड वैल्यू लगना चालू होती है, पेंटिंग में खूबसूरती आने लगती है। पत्तों की भी कुछ कुछ शेडोज डालनी है अपने को। इसको मैं रैंडम ही डाल रहा हूँ, और ज़्यादा नहीं देख रहा कि वो कैसा है उधर, बस फील लाने की कोशिश करनी है। अपन 3 वैल्यूज़ डाल देंगे ना, कहीं पर भी डाल देंगे, ज़रूरी नहीं है कि एक पत्ता बना हुआ है तो उसकी मैं शेडो बनाने जाऊँ। वो 2 वैल्यूज़ बस दिखनी चाहिए, 2-3 वैल्यूज़ वहाँ पे आसपास, उतने में ही फील आ जाएगा कि ये पेड़ है, वहाँ पे पौधा है, सॉरी पौधा है। मुझे लग रहा है कि येलो की भी लेयर लगा देनी चाहिए मुझे यहाँ पे, लगा दूंगा लास्ट में।
कुछ कुछ डालियों की भी खुद की शेडोज़ दिख रही हैं, उन्हें भी लगा देना चाहिए अब। एक और आदत जो नए बच्चे होते हैं, नए स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी होती है कि हर बार वो ब्रश में पानी लेते हैं पहले। तो आपने ऑलरेडी अपने कलर में पानी मिला रखा है, तो बार बार पानी लेने की ज़रूरत नहीं होती। आपने एक बार ले लिया बस काफ़ी है शुरुआत में। उसके बाद फिर आपको वही कलर ही उठाना है हर बार, पानी नहीं लेना है बार बार। ऐसे में क्या है, आपकी कलर की कंसिस्टेंसी बार बार बदलती रहती है, आप जो रिज़ल्ट चाहते हो वो मिलेगा ही नहीं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना जब भी पेंटिंग करो। सो 3 वैल्यूज़ अब इसमें लग चुकी हैं। कुछ कुछ जगहों पे डालियों में और भी जगहों पे ये डाल देता हूँ मैं। ये हो गया हमारा पौधा भी कंप्लीट। अब क्या करना है, पानी में शेडोज़ दिखाई दे रही हैं, थोड़ा सा लाइट करके इसको मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ। मतलब पानी में शेडो की ही 2-3 लेयर्स दिखाई दे रही हैं। ये हो गया। तो अब ये लगभग कंप्लीट हो चुका है। कुछ कुछ टेक्सचर्स और मुझे लग रहा है कहीं कहीं पे डालने का। अब ये क्या है, ये डिटेल्स दिखती ही रहती हैं। आप जब तक पेंटिंग नहीं कंप्लीट करें, आपको मानना पड़ता है कि अब ये कंप्लीट हो गया है, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ दिखता रहेगा लास्ट तक। अपने को क्या करना है, अभी फोर्थ वैल्यू लगानी है अपनी डार्केस्ट वाली। बहुत ही लाइट वैल्यू में बैकग्राउंड में और ऐड कर रहा हूँ। ये हो गया। अब हम ऐसे फेस पे आ गए हैं, यहाँ पर हमको लग रहा है कि जो भी हमको लग रहा है कि ये चीज़ और डालनी चाहिए, तो हम आसानी से डाल पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि डेड एंड पे हम खड़े हो गए हैं कि अब बस कंप्लीट हो गया तो हो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमको जो भी चेंजेस लग रहे हैं, कुछ लग रहा है और ऐड करना चाहिए, तो हम आसानी से कर पा रहे हैं।
एकदम लाइट वैल्यू में यहाँ पर लगा रहा हूँ, ताकि जो हमारे आगे वाला पत्थर है वो पीछे वाले पत्थरों से उठ जाए। ये हो गया। यहाँ पर कुछ ऐसी लाइंस भी दिखाई दे रही हैं, वो भी मैंने हल्की हल्की डाल दी। ये टेक्सचर्स वाला पार्ट है, आप जितना ज़्यादा चाहें उतना ज़्यादा डाल सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। बट हाँ, सही जगह पे रुक जाना बेटर होता है। कि है कई बार हम बस डिटेल्स डालते जाते हैं और आखिरी में लगता है कि ये क्या बन गया है। तो डिटेल्स उतना ही डालें जितना ज़रूरी हो, जिसके बिना काम नहीं चल रहा हो। समय रहते रुक जाएं। सो मुझे बहुत ज़्यादा लग नहीं रहा है कि डार्केस्ट वैल्यू यानी अपना ब्लैक वाला डालने की ज़रूरत है, बट आपको बताने के लिए मैं ज़रूर डालूँगा इसमें। है ना, तो टेक्सचर्स इसमें मैंने नहीं डाले बहुत ज़्यादा, है ना, इसमें डाले ही नहीं, मैंने 2 वैल्यूज़ में ख़त्म कर दिए हैं। सबसे ज़्यादा टेक्सचर्स इस पार्ट में होने चाहिए, है ना। तो थोड़ा और मैं यहाँ पर इंक्रीज़ करूँगा कहीं कहीं पे, जैसे ये क्या है और डार्क लग रहा है। कॉन्ट्रास्ट भी सबसे ज़्यादा यहीं पर होना चाहिए हमारा। सो अब बनाऊँगा मैं अब जो अपना ब्लैक है, ब्लैक मैं यहाँ पर लगाऊँगा एकदम डार्केस्ट वैल्यूज़ में, एकदम डार्केस्ट पार्ट्स में। इसमें पानी बहुत ज़्यादा है और इस ब्रश से नहीं निकल रहा है कलर, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बड़े ब्रश से मैंने इसको कलर को थोड़ा सा स्मूथ कर लिया। अब आसानी से मुझे किस कलर मिल जाएगा इसमें से। हाँ, अब ये हमारा डार्केस्ट वैल्यू है, कुछ कुछ जगहों पे ही दिख रहा है, जैसे ये पार्ट हो गया और
देखिए ये डार्केस्ट वैल्यू जादू कर रहा है यहाँ पे। पानी वाले पार्ट को इसने अलग कर दिया। अभी तक पानी वाला पार्ट और वाला पार्ट एक जैसा लग रहा था, लेकिन डार्केस्ट वैल्यू लगाते ही पानी ज़मीन से अलग हो गया। तो अब देखिए, अब ये ज़्यादा कंप्लीट लग रहा है, पहले से ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। और एक और चीज़ कर सकते हैं हम लास्ट में, कि कुछ हाइलाइट्स ऐड कर दें, क्योंकि पत्ते क्या हैं मेरे सामने जो दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा वाइट हैं कई जगहों पे, और वो वैल्यू हमने छोड़ी नहीं है इसमें। एक दो वैल्यूज़ और डाल देते हैं, थोड़ा और एनहेंस हो जाएगा ये। सो मैंने थोड़ा सा वाइट कलर लिया है इसमें, और थोड़ा सा येलो ले लेता हूँ। तो थोड़ा सा वाइट है और थोड़ा सा येलो है, वो मैंने कुछ कुछ जगहों पे लगा रहा हूँ। तो जो पत्ते जो एकदम से चमक रहे हैं ना लाइट पड़ने पे, वो यहाँ पर बन जाएंगे इससे। कोशिश कर रहा हूँ कि उन जगहों पर लगाऊँ जहाँ पर एकदम डार्क है, ताकि ये एकदम उठ के आ जाए। सो अब ये हो चुका है, थोड़ा सा सूखने दो। तो ये पेंटिंग अब कंप्लीट हो चुकी है, और इस पेंटिंग में हमने सीखा कि कैसे 2 से 3 कलर्स में हम अपनी पेंटिंग कंप्लीट कर सकते हैं। तो प्रोसेस यही है, आप और भी कलर्स धीरे-धीरे करके ऐड कर सकते हैं इसमें। तो हम अगली वीडियोस में और थोड़े कलर्स उसमें ऐड करने की कोशिश करेंगे, और समझेंगे कि ज़्यादा मल्टीपल कलर्स कैसे हैंडल कर सकते हैं, है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।